नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं पार्लियामेंट स्ट्रीट, जिसमें हम आपको बताते हैं कि संसद में दिन भर क्या हुआ। बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हो गया है और ये 4 अप्रैल तक चलने वाला है। सोमवार को यानी कि आज 10 मार्च के रोज लोकसभा में राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में अनियमितताओं का मुद्दा उठाया और इस पर चर्चा की मांग की। वहीं नई शिक्षा नीति को लेकर भी काफी हंगामा हुआ, सदन में माहौल गर्म हुआ। इस दौरान धर्मेंद्र प्रधान, जो कि मोदी सरकार में मंत्री हैं, उनके बयान को कार्यवाही के रिकॉर्ड से हटाना पड़ा। आज संसद में भाषा नीति, परिसीमन और वोटर लिस्ट के मुद्दे पर गतिविधियां देखने को मिली। लोकसभा के क्वेश्चन आवर के शुरू होने से पहले ही ऑनरेबल स्पीकर का ध्यान मणिपुर की ओर आकर्षित किया गया। सेशन की शुरुआत से ही सर मणिपुर अभी भी जल रहा है, इस तरह के नारे सुनाई दिए। वोटर लिस्ट का मुद्दा उठाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि पूरा विपक्ष एकजुट होकर इस पर चर्चा की मांग करता है। उन्होंने ये भी कहा कि वोटर लिस्ट सरकार नहीं बनाती, ये सभी मानते हैं, लेकिन फिर भी इस विषय पर बहस होनी चाहिए। वहीं सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का इल्जाम लगाते हुए कहा कि हालात पूरी तरह बेकाबू हैं। स्पीकर सर, आपने सही बात बोली कि वोटर लिस्ट क्या सरकार बनाती है। मैंने नहीं बोला, नहीं, आपने बोला क्या, और आपने सही बोला कि सरकार वोटर लिस्ट नहीं बनाती है। मगर पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं। हर स्टेट में, हर ऑपोजिशन के स्टेट में और महाराष्ट्र में ब्लैक एंड व्हाइट वोटर लिस्ट पे सवाल उठे हैं। तो मिलकर पूरा ऑपोजिशन मिलकर सिर्फ ये बोलने दीजिए, पूरा ऑपोजिशन सिर्फ मिलकर ये कह रहा है कि वोटर लिस्ट पे यहां पे एक डिस्कशन हो जाए। आप बनाते नहीं हो, इसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप डिस्कशन तो कीजिए। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने लोकसभा में बिल्स ऑफ लैंडिंग बिल 2024 को पेश किया। माननीय उपसभापति जी, I rise to move that the bills of lading bill 2024 to make provision for the transfer of right of the suit and all liabilities to the consignee named in a bill of lading and every endorsee of bill of lading to whom the property in the goods mentioned in the bill of lading shall pass upon or by reason of a consignment or an endorsement and for matters connected therewith or related thereto be taken into consideration। चंद्रशेखर ने तंज कसते हुए कहा कि 1856 में जो कानून बनाया गया था उसमें और आज के लैंडिंग बिल में कोई फर्क नहीं। उन्होंने कहा कि श्रेय लेने और प्रचार करने में मौजूदा सरकार को मेडल दिया जाना चाहिए कि कॉपी पेस्ट कर दिया और क्रेडिट भी ले लिया कि हमने किया है। ये चंद्रशेखर के शब्द थे सदन के भीतर। चंद्रशेखर का कहना था कि बदलाव लाना ही अगर उद्देश्य था तो बिल को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में रखा जाना चाहिए था, जिससे बहुत भारतीयों को रोजगार मिलता, पर मौजूदा सरकार रोजगार देने के खिलाफ है, सो उन्होंने इस पर काम करना जरूरी नहीं समझा। राष्ट्रीय जलमार्ग के विकसित न होने पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। 1856 में जो कानून बनाया गया और मैंने बिल पढ़ा, क्या पढ़ने के बाद मुझे एहसास होता है कोई बदलाव नहीं, सिर्फ कॉपी पेस्ट किया गया। तो सरय लेने में और प्रचार करने में तो मौजूदा सरकार को मेडल अलग से देना चाहिए कि कॉपी पेस्ट कर दिया और सरय ले लिया कि ये हमने किया है। नाम बदलने में और सरय लेने में हमारी सरकार को महारत हासिल, जबकि हकीकत ये है कि ये इंटरनेशनल लॉ है जिसके आधार पर सभी देशों को काम करना पड़ता है। अगर सरकार कुछ बदलाव चाहती थी तो इसमें बिल को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कर सकते थे। ये डिजिटल युग है, चर्चा होती है और सब जगह, आप तो फोन से लेकर सब जगह जो है डिजिटल बातें होती हैं, लेकिन फॉर्मेट आपने कागज में ही रखा है। कई देशों के बिल इंडिया में ही बन रहे हैं मैन पावर की वजह से, वहां मैन पावर कम है, यहां मैन पावर ज्यादा। अगर ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में आ जाता तो बहुत से भारतीयों को रोजगार मिल जाता। लेकिन मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि हमारी सरकार का रोजगार देने में उनको बड़ी परेशानी है और वो रोजगार देने के खिलाफ, इसलिए उन्होंने शायद इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में नहीं रखा। जैसे उदाहरण, ऑस्ट्रेलिया में कोई माल चढ़ता है जहाज पर, उसकी इन्वेंट्री यहां बनती है
उसके लैंडिंग बिल भी इंडिया में बनते हैं। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कर देते तो उसका बैक एंड फॉर्मूला हमारे पास आ सकता था। इससे देश को फायदा होता और हमारे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता। और राष्ट्रीय जलमार्ग 2016 कानून के तहत कई राष्ट्रीय जलमार्ग विकसित होने थे, परंतु अभी तक सभी नहीं बने। यह जलमार्ग बन जाते तो बाढ़ व सूखे की समस्या से भी निजात मिल सकती थी, लेकिन सरकार को बाढ़ से भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उससे भी आम जनता को परेशानी होती। पेट्रोल और डीजल की जो खपत है, अगर ये बन जाए जलमार्ग तो बहुत फायदा जो है वो खपत कम हो सकती है और बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। लेकिन सरकार का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैं अपनी भावनाओं के साथ इस बिल को अपोज करता हूं और मैं कहता हूं कि सरकार अगर चाहे तो हमारे सुझाव को मान के कुछ अच्छा कर सकती है। सीपीआई एमएल लिबरेशन के सांसद राजा राम सिंह ने शिपिंग बिल का विरोध ये कहकर किया कि इस बिल के जरिए भले ही अंग्रेजी विरोधी का नारा दिया जा रहा है पर कंपनीकरण की ही कोशिश है। उन्होंने सेतु समुद्रम का मुद्दा भी उठाया। उनका कहना था कि एक ओर राम मंदिर पर राजनीति की जाती है और दूसरी ओर सेतु समुद्रम को पौराणिक मान्यता न देते हुए भारत सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट को एफिडेविट दिया जाता है। राजा राम सिंह ने सरकार को अपॉर्चुनिस्ट भी कहा, यानी मौकापरस्त। साथ ही कहा कि नया बिल शिप पर काम करने वाले मजदूरों के फेवर में नहीं है। बात तो की जा रही है कि 1856 के हम कानून को बदल रहे हैं इसके जरिए, लेकिन दूसरा सच ये है, जो बड़ा सच है, कि जैसे रेलवे और विभिन्न क्षेत्रों में प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट किया गया है, इस शिपिंग बिल के जरिए भी प्राइवेट कंपनियों को ज़्यादा तरजीह दी गई है। अभी माननीय सदस्य ने भाड़ा वृद्धि की बात कही, तो अंग्रेजी विरोध का नारा है लेकिन कंपनीकरण की कोशिश है इस शिपिंग बिल के जरिए भी, इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं। एक दो बात इस संदर्भ में कहना चाहूंगा। सेतु समुद्रम का किस्सा तब पढ़ा था जब सांसद यहां नहीं थे। एक अखबार में रिपोर्ट पढ़ी कि सेतु समुद्रम से बड़े जहाजों को ले जाना है और उसके लिए भारत सरकार ने एफिडेविट करके सुप्रीम कोर्ट में दिया है कि सेतु समुद्रम कुछ भी नहीं था, वो लंका के बीच में वो पहाड़ बना हुआ है, प्राकृतिक बनावट है, और राम रावण युद्ध नहीं हुआ था। तो एक तरफ राम मंदिर पर राजनीति की जाती है और दूसरी तरफ कॉर्पोरेट हित जहां टकराते हैं वहां पर ये एफिडेविट करके सुप्रीम कोर्ट में दिया जाता है। तो व्हाट इज दिस? ये क्या है? ये कौन सा अपॉर्चुनिज्म है? और दूसरी बात, एक समय देश में दाल का संकट हुआ था और उस समय अफ्रीकन कंट्रीज में बड़े कॉर्पोरेट घरानों ने जमीन खरीदी कि इस पर दाल उत्पादन होगा और अडानी के जहाज से वो दाल भारत आएगा। तो यह जो फेयर का एक डील है, इसको इस बिल के जरिए और सुगम बनाया गया है। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये ठीक नहीं है। और तीसरी बात जो मैं कहने के लिए खड़ा हुआ हूं कि शिपिंग इंडस्ट्री में जो रेगुलर काम है, नियमित रूप से नियमित बहालियों को छोड़ करके अब कॉन्ट्रैक्ट मजदूरों की बहाली हो रही है और उनको बहुत ही कम पेमेंट दिया जा रहा है, उस पर खटवाया जा रहा है दिन रात, जबकि वो रेगुलर काम है। और इस पक्ष पर बिल में कोई चर्चा नहीं है कि जो शिप बनाते हैं, शिप चलाते हैं, शिप पर काम करते हैं, उसमें जो काम करने वाले लोग हैं उनकी जीवन स्थिति क्या है, मजदूरों की स्थिति क्या है, और उनको रेगुलर बहाली अगर रेगुलर काम के लिए पहले था तो आज उसको क्यों खत्म किया जा रहा है और उसको भी उचित मानदेय या वेतन नहीं दिया जा रहा है, ना उनके जीवन की अच्छी स्थिति है। इस पर डॉक्टर निशिकांत दुबे का पलटवार जो सरकार की तरफ से हुआ वो बड़ा विस्तृत था और रोचक भी था। उन्होंने डिटेल में बिल के बारे में सदन में जानकारी दी और कहा कि बिल को सही कॉन्टेक्स्ट में देखने की जरूरत है। आप इनकी बात भी सुनिए। प्रेमचंद्रन साहब, आपकी जानकारी के लिए पूरी दुनिया में 45 मिलियन बिलिंग होती है, लैडिंग होती है। उसमें से पूरी दुनिया, आपने अमेरिका का उदाहरण देखा, क्योंकि दूर का ढोल सुहाना होता है। अमेरिका को मान लीजिए कि अमेरिका बहुत डेवलप्ड है, बहुत अच्छा कर लिया होगा। चीन बहुत डेवलप्ड है, बहुत अच्छा कर लिया होगा। यूरोप पूरा अच्छा कर लिया होगा। इस सदन की जानकारी के लिए कि इलेक्ट्रॉनिक बिलिंग, लैडिंग का केवल और केवल 2.1% होता है पूरी दुनिया, केवल 2.1% होता है। यदि 2.1% होता है तो हम तो कम व्यापार करते हैं। हमारी इकोनॉमी तो 4 ही ट्रिलियन की है,
यूएस की इकोनॉमी हमारे से कितने आगे होगी, यूरोप की कितनी आगे होगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट चाइना का कितना ज्यादा होगा, वो क्यों नहीं करते इलेक्ट्रॉनिक। तो इसीलिए हम जितना कर पा रहे हैं शायद इस दुनिया में बहुत कम ऐसा देश होगा करना चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब हम बिल पर चर्चा करते हैं तो बिल को एक सही परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता है। इस बिल के क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान हैं, यह समझिए कि सबसे पहले है कि इससे क्या फायदा होगा। पार्टी डिटेल्स मिलेगा कि किसका प्रोडक्शन है, किस कंपनी ने यह प्रोडक्शन किया है। यदि स्टील आ रहा है, मान लीजिए स्टील सेक्टर को ही लेंगे, तो चाइना की किस कंपनी ने इसको प्रोड्यूस किया है, अमेरिका की किस कंपनी ने इसको प्रोड्यूस किया है। उसके बाद आएगा कि उसको इंपोर्ट का लाइसेंस किसको दिया गया, यह दूसरा सवाल है। इंपोर्ट के लाइसेंस के बाद जब वो पोर्ट पहुंचेगा तो पोर्ट में जो है उसको यह बताना पड़ेगा शिप ऑनर को, कि शिप ऑनर को यह बताना पड़ेगा कि इस इंपोर्ट के लाइसेंस के लिए यह ऑथराइज था, उसने इस शिप पर चढ़ाया। उसके बाद यह जिम्मेवारी जो है शिप ऑनर की हो जाएगी, और शिप ऑनर के बाद हमारे यहां जो इकोनॉमी होती है, जैसे नीरव मोदी का किस्सा हुआ। नीरव मोदी का किस्सा क्यों हुआ? क्योंकि बैंक की जो गारंटी थी, जिसको एलसी कहते हैं, जिसके आधार पर कि भारत में कोई सामान आएगा या भारत से कोई सामान जाएगा, तो जो बैंक एलसी खोलता है, जो आपको लाइन ऑफ क्रेडिट देता है, उसमें से आपको पता है कि पंजाब नेशनल बैंक का परेशानी हुआ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का परेशानी हुआ। यह परेशानी के लिए वो कौन सा आदमी है जिसने कि एलसी मंगवाया है, कौन सा आदमी। जैसे गुजरात के पोर्ट में आप कहते हो कि ड्रग्स पकड़ा गया, ड्रग्स किसने मंगाया, हु नोज, नोबडी नोज। और आप फिर भारत सरकार, तो इसमें लैंडिंग बिल में जो सबसे बड़ा है कि पार्टी का डिटेल्स आएगा, उसकी पूरी चेन आएगी। क्या ये बिल आने की आवश्यकता नहीं थी? दूसरा है कि कार्गो जो है, कार्गो कहां से कहां गया। आज मैं बताऊं कि कई एक ऐसे कंट्री हैं, जैसे यूएस ने कई एक, रूस को बैन कर रखा है। आपको पता है कि रूस से यदि कई एक सामान यदि जाता है, अमेरिका जाता है, वो कैसे जाता है? तो जो उसकी फ्रेंडली कंट्री है, मान लीजिए कि ब्रिटेन उसका फ्रेंडली कंट्री होगा, सिंगापुर उसका फ्रेंडली कंट्री होगा, तो रूस से वो सामान जो है शिप होकर चला गया सिंगापुर, चला गया वो यूके, और वहां से जो है वो वापस जो है यूएस के रास्ते में चला जाता है। लेकिन जब हम ये बिल लेकर आएंगे, लैंडिंग बिल आएंगे, तो उसमें पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंसी होगा कि डेस्टिनेशन कहां से ये निकला। ये जो है ये दूसरा है। तीसरा है कि कार्गो जो है, कार्गो वो वेट नहीं करेगा। एक सीएजी की रिपोर्ट आई कि यूपीए के सरकार के समय कम से कम 50,000 करोड़ रुपया सालाना केवल लॉजिस्टिक और कार्गो वेट में जाता है। आपको पता है कि आज की डेट में कई एक ऐसे पोर्ट होंगे, क्योंकि पोर्ट सेक्टर में कई एक समस्याएं हैं। जैसे कई एक लोगों ने कहा कि राज्यों का सवाल है, राज्यों का इन्फ्रिजमेंट है, राज्यों के पास पोर्ट है। मुझे कभी कभी हंसी आती है और कभी कभी परेशानी होती है कि पता नहीं इस देश में क्या होगा। यहां दो चीजें, मेजर पोर्ट है और माइनर पोर्ट। मेजर पोर्ट कौन है? जो भारत सरकार जिस पोर्ट को बनाती है। मैं आपको बताऊं, जैसे यहां दादा स्वागत बाबू बैठे हुए हैं, कलकत्ता का जो पोर्ट है वो मेजर पोर्ट है, और जो हल्दिया का पोर्ट है वो माइनर पोर्ट। मेजर पोर्ट इसीलिए कि वो भारत सरकार ने बनाया, और हल्दिया का पोर्ट यह है कि राज्य सरकार के सहयोग से बना। मेजर और माइनर पोर्ट का यह फर्क है। माइनर पोर्ट मेजर पोर्ट से ज्यादा बिजनेस कर रहा है, व्यापार कर रहा है। कई एक माइनर पोर्ट ऐसे हैं जिनको कि मेजर पोर्ट से उनका कोई कंपटीशन नहीं है, वो माइनर पोर्ट ही बड़ा है। लेकिन डिफिनेशन क्या है? जो केंद्र बनाएगी वो मेजर पोर्ट है, जो राज्य बनाएगी वो माइनर पोर्ट है, और उसका जो लेजिस्लेशन है वो भारत सरकार एक का तय करेगी, एक का राज्य सरकार तय करेगी। जैसे अरविंद सावंत जी मैरीटाइम बोर्ड की बात कर रहे थे। लेकिन जो कस्टम एक्साइज है, जो 5 किलोमीटर के बाद इंटरनेशनल बॉर्डर है, जाने और अनजाने इंटरनेशनल बॉर्डर पर भारत सरकार का ही अधिकार है। भारत सरकार ही उन चीजों को देखेगी। भारत सरकार ही, मान लीजिए कि कई एक ऐसे हैं, पनामा कैनाल से लेकर स्वेज कैनाल तक हमेशा इंटरनेशनल लड़ाई होती रहती है। इंटरनेशनल लड़ाई होती है तो कौन सा कार्गो कहां जा रहा है, कहां आएगा, यह डिटर्मिनेशन कौन करेगा? भारत सरकार जो है उसको सिक्योरिटी कैसे देगी? इस आधार पर जो वेटिंग है, कई एक कार्गो जो है कई एक पोर्ट पर हमेशा जो वेट करते रहते हैं,
इस एक्ट के बाद, लेंडिंग एक्ट के बाद, उसमें एक बड़ी ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। मैं लोकसभा में लैंडिंग बिल पर चर्चा के दौरान एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि भारत में कई नशीली दवाएं आयात के जरिए आती हैं। उन्होंने मंत्री से पूछा कि इस बिल में ऐसी ड्रग्स को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। सुले ने यह भी सवाल किया कि यह कानून भारतीय व्यापारियों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करेगा और कहा कि समुद्री व्यापार में तटीय राज्यों की बड़ी भूमिका होती है, इसलिए इससे वहां के लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलने चाहिए। Example which has come in the newspaper, sir, I can authenticate it. There was a company which from Visakhapatnam which was importing shrimp feed from Brazil. So it was coming from Brazil into India. It came to Visakhapatnam, it landed with all the proper papers, and this has come in the newspaper, I can easily authenticate it. And Interpol told the government that there were drugs on this ship. Now, the authority obviously seized it. After seizing, the company got a notice. For 9 months, this which is an Indian company, was battling the Brazilian company and the Indian company. Both companies were willing to go through any tests, they had opened their offices completely, and they had denied everything and were willing to open any inquiry. After full 9 months, the government realized and gave them a clean chit. Now it's international company in Brazil, an Indian company importing shrimp, what is it called? Shrimp feed. Now 9 months, this company got affected. They had to pay huge tariffs because it was just parked there for 9 months and their business collapsed for 9 full months. डीएम के नेता कनिमोई ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री और बीजेपी सांसद धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ संसद में 3 भाषा नीति पर दिए गए बयान को लेकर संसदीय विशेषाधिकार उल्लंघन का नोटिस दिया। कनिमोई के आरोप का जवाब देते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि अगर उनके किसी बात से डीएमके के सांसदों को, साथियों को नुकसान पहुंचा है तो वो अपने शब्द वापस लेते हैं। Sir, I am very pained today. Wait, camera. Very pained and hurt that the minister, in his reply in Parliament today, has called the members of Parliament, the Tamil Nadu government, and the people of Tamil Nadu uncivilized. Sir, and you've taken my name also, sir. I'd like to explain. Sir, the truth is that members of Parliament... Sir, that is not enough, sir. Let us speak, sir. And met the minister representing that SSA funds have to be released to Tamil Nadu. And the minister from Tamil Nadu also was there in the delegation. And we had clearly said that we have issues with the NEP. We cannot accept it in full because 3-language policy is not acceptable to Tamil Nadu. Okay. And sir, the truth is the CM of Tamil Nadu has written to the minister and the prime minister saying that we have issues with the NEP, it cannot be accepted in total and the funds have to be released and he's requested the funds to be released. So Tamil Nadu or the Tamil MPs from Tamil Nadu have never accepted. आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा में नियम 267 के तहत कार्यस्थगन नोटिस दिया, जिसमें शेयर बाजार में तीव्र गिरावट के कारण जो खुदरा इन्वेस्टर्स हैं हमारे, उनके नुकसान और नियामक तंत्र की प्रभावशीलता की बात की जानी थी। The notices of Sri Sanjay Singh demands discussion over the financial loss to small investors due to continued decline of share market in the last 5 months. स्थगन नोटिस स्वीकार न होने पर विपक्ष ने हंगामा किया। फिर लीडर ऑफ ऑपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे नोटिस पर बोलने के लिए खड़े हुए। मल्लिकार्जुन खड़गे को जब परिसीमन और नई शिक्षा नीति के मुद्दे पर बोलने नहीं दिया गया तो विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। I am thankful to you because you have given me this opportunity to speak regarding particularly that this house do suspend all listed business for the day to discuss the voter ID publication in electoral roll. Sir, I have already given my ruling. No, it will not go on record. No, sir, आप वरिष्ठ सीनियर रिकॉर्ड पे नहीं जाएगा माननीय एलओपी। मैं ऑलरेडी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज एज पर रूल्स आप वरिष्ठ हैं, आप सारी चीजें बताते हैं। नो आई एम नॉट। राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा ने कहा कि नियम 267 के तहत दिए गए स्थगन नोटिस
पहले भी निर्णय के तहत खारिज किए जाते रहे, बावजूद इसके विपक्षी दल बार बार ऐसे नोटिस देते हैं। उन्होंने विपक्ष के इस वॉकआउट की भी आलोचना की। उन्होंने विपक्षी नेताओं पर तंज किया, कहा कि उन्हें संसद की कार्य प्रणाली को समझने के लिए एक रिफ्रेशर कोर्स करना चाहिए। ये नियम पढ़ते नहीं। आई हैव बीन द लीडर ऑफ द बीजेपी इन हिमाचल प्रदेश इन द विधानसभा एज एन ऑपोजिशन, एंड ड्यूरिंग देयर regime I have got the best legislature award also. कानून तो पढ़ना सीखो, चर्चा करना तो सीखो। ये गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है विपक्ष का, और ये भारतीय संविधान, भारतीय संसद को एक तरीके से देश के सामने इस इंस्टीट्यूशन को मेलाइन करने का तरीका है। मैं चाहूंगा इंक्लूडिंग लीडर ऑफ ऑपोजिशन, इनका एक रिफ्रेशर कोर्स कराया जाए। They should go for a refresher course. They should understand the rules and the regulations, and they should come, and the government is ready to discuss anything. क्वेश्चन आवर के दौरान राज्यसभा की बात हो रही है। सागरिका घोष ने जवानों की डिसेबिलिटी पेंशन पर सवाल रखा। There are numerous cases of litigation on claims of disability pensions by veterans and jawans. The Ministry of Defence has appealed against many cases where veterans have asked for disability pensions. The Supreme Court has repeatedly recorded its displeasure against the Ministry of Defence for litigation on disability pensions. Will the Honourable Minister kindly answer, why does the Defence Ministry routinely challenge virtually all Armed Forces Tribunal or AFT judgments in favor of veterans when it comes to granting disability pensions? Thank you. सागरिका घोष को जवाब देने के लिए एमओएस डिफेंस संजय सेठ खड़े हुए। आप उनकी बात सुनिए। हमारी सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में, और माननीय रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी के मार्गदर्शन में पूर्व सैनिकों के प्रति, उनके परिवारों के प्रति, उनके कल्याण के लिए, उनकी हर समस्या सुलझाने के लिए हम कटिबद्ध हैं। डिप्टी चेयरमैन सर, मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम अपने सैनिकों को, उनके परिवारजनों को, उनके कल्याण, सुख सुविधा उसी प्रकार तत्परता से, जिस प्रकार हमारी सेना राष्ट्र सुरक्षा के लिए तत्पर रहती है, हम हमारी आर्म फोर्सेस की आवश्यकता, बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए, उनके मान सम्मान स्वाभिमान के लिए मन, वचन और कर्म से प्रतिबद्ध हैं। क्योंकि सुनिए, मैं आपका भी जवाब दे रहा हूं, क्योंकि हमारे सैनिक, वेटरन्स, सभापति महोदय, हमारे सैनिक, पूर्व सैनिक, 140 करोड़ देशवासी नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम के भाव से काम करते हैं। आज एक बार फिर समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन को सदन में गुस्सा आ गया, और जो रक्षा राज्य मंत्री हैं उनसे उनकी गहमा गहमी भी हुई। जवाब देंगे? धन्यवाद। या तैयार होके आना चाहिए? धन्यवाद। आपका सुझाव ये प्लीज। मैं पूछना चाहती हूँ कि जो सारे सवाल 1, 2, 3 जो पूछे गए, उनका जवाब पहले दे दीजिए। धन्यवाद। माननीय सवाल, ये सवाल नहीं है, माननीय जया जी का विचार है। माननीय श्री प्रफुल्ल पटेल जी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में रेलवे संशोधन बिल 2024 को पेश किया। माननीय श्री अश्विनी वैष्णव टू मूव ए मोशन फॉर कंसिडरेशन ऑफ द रेलवेज अमेंडमेंट बिल 2024। Sir, with your kind permission, I rise to move that the bill further to amend the Railways Act 1989 as passed by Lok Sabha be taken into consideration. आप कुछ बोलना चाहेंगे सोशल प्लीज? 1989 में रेलवे का एक नया एक्ट आया। उस वक्त अगर 1905 के एक्ट को इसमें मर्ज कर देते ठीक रहता, लेकिन तब नहीं हुआ। अब 1905 के रेलवे बोर्ड एक्ट के सभी प्रोविजंस को 1989 के एक्ट में लाके एक सिंप्लीफिकेशन का प्रयास है इस बिल में। राज्यसभा में रेलवे बिल पर चर्चा के दौरान आम आदमी पार्टी सांसद संदीप पाठक ने कहा कि पहले रेलवे का अलग बजट होता था, लेकिन अब सरकार ने इसे आम बजट में मर्ज कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में सिर्फ 3 बार रेलवे का जिक्र किया। पाठक ने कहा कि रेलवे की संचालन लागत यानी ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत है, और अगर इसे कम करने के लिए तकनीक का उपयोग किया जाए तो ही बेहतर होगा। उन्होंने रेलवे में क्षमता बढ़ाने यानी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए ज़्यादा निवेश की बात कही। उन्होंने कहा कि रेलवे दशकों से अपनी आय बढ़ाने में असफल रहा, इसलिए नए स्रोत ढूंढे जाने चाहिए कमाई के। ऑनरेबल चेयर सर, इस रेलवे अमेंडमेंट एक्ट में बेसिकली इंडियन रेलवे बोर्ड
1905 जो रूल्स थे उसको रिपील करके इसी में इनकॉर्पोरेट करने का प्रावधान रखा गया है। बेसिकली इसका मूल आइडिया यही है कि जो बोर्ड है उस बोर्ड को थोड़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दी जाए और वो बोर्ड फिर अपने मैनेजमेंट में थोड़ा ज़्यादा काम कर सके। ऑनरेबल चेयर सर, मुझे ये लगता है कि ये इतना सटीक अपॉर्चुनिटी था कि रेलवे के पूरे मैनेजमेंट को ओवरहॉल किया जा सकता था। हर बारी जब हम बातचीत करने को शुरू होते हैं, मेरे सत्ता पक्ष के साथी बहुत सारे बातें मैं सुन रहा था उनकी, अगर वो सही बातों को सामने रखते तो मंत्री महोदय को बहुत सहूलियत और मदद मिल जाती, बजाय इसके कि एक ही चीज़ को रिपीट करने की कि इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, चाइना में इतना कर दिया। मेरा ये मानना है कि ऐसी चाइना ने क्या किया क्या नहीं किया उसको 2 मिनट के लिए अलग रखते हैं, अगर उसमें रखेंगे तो फंस जाएंगे बुरी तरीके से। सीधे सीधे अपने एजेंडे में आते हैं। हमारे एजेंडे में आज की व्यवस्था में हम क्या कर सकते हैं और कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इस पे हमें देखना चाहिए। लोकसभा और राज्यसभा में कल से विभिन्न मंत्रालयों के अनुदान मांगों पर चर्चा होगी और उन्हें पारित किया जाएगा। राज्यसभा में गृह मंत्रालय, शिक्षा, स्वास्थ्य और रेल मंत्रालय से जुड़ी अनुदान मांगों पर चर्चा होगी, जबकि लोकसभा में कृषि मंत्रालय, रेलवे, जल शक्ति मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदान मांगों पर बहस होगी। इसके बाद सरकार 20 या 21 मार्च को गिलोटिन प्रक्रिया अपनाएगी, जिसके तहत बिना चर्चा के बाकी मंत्रालयों की अनुदान मांगों को भी मंजूरी दी जाएगी। इसके बाद सरकार वक्फ संशोधन विधेयक पेश करेगी, जिसे 24 मार्च को संसद में लाया जा सकता है। होली के कारण 13 और 14 मार्च को संसद की कार्यवाही स्थगित रहेगी। आज पार्लियामेंट स्ट्रीट में इतना ही। इसे आस्था ने लिखा और इसे रिकॉर्ड किया अभिषेक ने। आप बने रहिए खबरगांव के साथ।